हाँ, और वस्तु तो बाएं साइड रखाता ही है, पोजीशन क्या है उसका? हाँ, सबसे पहले वस्तु कहाँ रखेंगे हम? अगर वो इसको वस्तु बोल देते हैं, इसको प्रतिबिंब बोल देते हैं, ये रियल या वर्चुअल होता है, और यहाँ पे साइज होता है। तो सबसे पहले बोलेंगे कहाँ रखना वस्तु, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा? और साइज बहुत छोटा, वेरी स्मॉल। उसके बाद बढ़िए इसको, अनंत के बाद कहाँ रखिएगा? अनंत के बाद सीधा फोकस चल जाएगा, सेंटर ना, तो बनेगा कहाँ? फोकस और सेंटर, रियल, साइज हाँ छोटा, स्मॉल। इसके बाद तो प्रतिबिंब, ऐसे नहीं करना है, ऐसे कीजिएगा तो फिर कैसा काम होगा बताओ? वही तो बोले, ऐसे नहीं करना है। आपको अच्छे से समझा के भेजा गया था, आप पढ़े नहीं? बोलो, तो पढ़ना चाहिए था ना, ऐसा कैसे पेपर निकलेगा? तुमको जो बता रहे हैं उस काम को करोगे तभी काम होगा। हम बता दिए, तुमको पता ही नहीं चला, तो फिर सवाल नहीं ना बना पाओगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या था याद करने का? जैसे जैसे वस्तु को दर्पण के नजदीक ले जाएंगे, वैसे वैसे उसका प्रतिबिंब दर्पण से दूर जाएगा। बस यही तो बात है। अब उसको आप ढंग से देख के बताओ, बोल जल्दी। जैसे जैसे वस्तु को दर्पण के नजदीक ले जाएंगे, प्रतिबिंब दूर जाता है। तो सेंटर पे रखा, अनंत पे रखे, अनंत और सी के बीच में रखे, फिर सी पे रखे, तब प्रतिबिंब को देखो ना कहां जा रहा है, फोकस, फोकस से आगे बढ़ा, फोकस और सेंटर के बीच अगला कौन है? तो तुम लोग कौन सी इनफाइनाइट बोल रहा है, कोई फोकस बोल रहा है। सेंटर पे रहेगा तो प्रतिबिंब, साइज इक्वल, बराबर, बहुत छोटा, छोटा, बराबर, अगला बड़ा। अगला कहां रखोगे बताओ, कस के बोलिए। सेंटर के बाद सेंटर और फोकस ना होगा, तो सेंटर और फोकस के, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? समझ में आ रहा है कैसे भाग रहा है? कैसा बनेगा? इसका साइज लार्ज, बड़ा। इसके बाद कहां रखोगे, तो कहां बनेगा, कैसा होगा? ये वेरी लार्ज। और लास्ट वाला तो दर्पण के पीछे बनता है। लास्ट वाला का पोजीशन क्या है, कहां पे रखेंगे वस्तु? फोकस और पोल के बीच। प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। कहां बनेगा? दर्पण के, कैसा होगा? वर्चुअल ना, क्योंकि दर्पण के पीछे हमेशा वर्चुअल बनेगा, रियल जब भी बनेगा आगे बनेगा। और ये क्या बोल देंगे कि ये भी बड़ा होता है। कैसा होता है? तो ये सवाल, ये देखो इसमें है कुछ नहीं, लेकिन अगर आपको नहीं आएगा ना, तो यही क्वेश्चन तुमको फिर सवाल एग्जाम में नहीं बनेगा, फिर लगेगा कि गड़बड़ हो जा रहा है। तो गड़बड़ कर रहे हो तो गड़बड़ होगा ही। एक बार अच्छे से इसको याद कर लो, काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? आगे बात नहीं करेंगे, अब इसको आपको याद करना है। इसमें फिर उत्तल दर्पण का बात किए थे। उत्तल दर्पण से के गो प्रतिबिंब बनेगा? दो गो। क्या इसी को बोलते उत्तल दर्पण? उठा हुआ सतह है तो उत्तल। पहला वस्तु कहां रखोगे, बोलिए? इन्फिनिटी पे। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पे। फोकस इसका किधर है, दाएं साइड की बाएं साइड? दाएं साइड। तो इसका प्रतिबिंब इधर बनना चाहिए। ये दर्पण के पीछे में आ रहा है, तो काल्पनिक बनेगा कि वास्तविक? काल्पनिक। परावर्तन देखो, ई जो मुख्य अक्ष पे प्रकाश लाए, क्या ये सेंटर की दिशा में है? केंद्र की दिशा में, सेंटर की दिशा में जो प्रकाश आता है दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पे
वापस चला जाता है। और जो मुख्य अक्ष के समानांतर आता है दर्पण से परावर्तन के बाद किधर जाता है? बोलिए नहीं रहा है। मुख्य अक्ष जाता है कि फोकस से जाता है? कहां जाता है बताओ? एक प्रकाश की किरण इसी पथ पे गया है और दूसरा इधर से गया है, ये दोनों कटा यहीं पे ना, तब प्रतिबिंब कहां बना? फोकस पे। कैसा प्रतिबिंब है? काल्पनिक। साइज इसका कैसा है? छोटा, बहुत छोटा। हाँ बहुत छोटा। क्लियर हुआ? एक और बनेगा इससे। अगला क्या बताए थे? वस्तु कहां रखोगे? वस्तु कहां रखोगे? अनंत और पोल के बीच में कहीं भी रख सकते हो। समझ रहे हो? अनंत और पोल के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। जैसे मान लो यहां रख दिए। अब ये वस्तु है ना, हमको इसका क्या चाहिए? प्रतिबिंब। कम से कम कितना किरण से प्रतिबिंब बनता है? 2। एक किरण को ले आओ मुख्य अक्ष के समानांतर, ये दर्पण से परावर्तन के बाद ऐसे जाएगा, पीछे की ओर बढ़ाएंगे, फोकस से जाता हुआ दिखेगा। ये तो एक किरण हुआ। दूसरा को कहां से बोले थे? पोल से ले जाओ। पोल से जितना कोण बना के आएगा मुख्य अक्ष के साथ, उतना ही कोण बना के जाएगा, क्योंकि यहां पे परावर्तन का नियम लग गया। इसको परावर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाइए, कहीं पे कटा, जहां पे कटेगा वहां पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब, इमेज। तो कहां पे बना? पोल और फोकस के बीच में बना। कैसा प्रतिबिंब है? छोटा कि बड़ा? सीधा कि उल्टा? ये उल्टा तुमको दिखता है, देख के भी नहीं समझ में आ रहा है। ये सीधे जैसे वस्तु वैसा ना बना है, तो सीधा हुआ कि उल्टा? सीधा हुआ। ये सब बहुत बेसिक बात है जी, ये सब बहुत बेसिक बात है। 8वां 10वां क्लास का ये बच्चा सब जानता है। आप लोग सब 10वां पास करके आए हैं, ठीक है? यहां तक देखो, एक सवाल बताओ, कौन सा दर्पण से छोटा काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब बन सकता है? ऑप्शन में है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, और चौथा में है, पहला भी है और तीसरा भी है। बोलो तो, पक्का है सबको? नहीं? क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन हाँ, क्या प्रतिबिंब के बारे में पूछा गया है? कौन सा दर्पण से छोटा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बन सकता है? उत्तल दर्पण। अभी भी बात की, इस दर्पण में कभी भी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। दिमाग बैठ गया? कौन सा दर्पण में जो बड़ा प्रतिबिंब नहीं बना सकता है? कौन सा दर्पण जो बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाएगा? उत्तल, कभी नहीं बनाएगा। ठीक है? इसी सवाल में चेंज करेगा, बराबर आकार का। कैसा? बराबर आकार का, काल्पनिक और सीधा। बताइए। अवतल। बिल्कुल गलत आंसर है। अवतल दर्पण में कब बना था बराबर आकार का, काल्पनिक का सीधा? तो खाली एक को देखिएगा कि बराबर आकार का, कि बाद में भी लिखा हुआ उसको देखिएगा। बराबर आकार का, काल्पनिक का सीधा। बड़ी जल्दी। सेकंड फोर करेक्ट। कौन सा सेकंड फोर? फर्स्ट ना होगा जी, जिसमें मुंह देखते हैं, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? कैसा होता है? और छोटा? नहीं 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 नहीं, छोटा तो इसके लिए हो गया था, इस छोटे के जगह पे नहीं लिखे। छोटा जगह के जगह पे हम बराबर आकार किए। समझ गए? ये सब देखो बहुत ही आसान सवाल है जो तुमसे पूछा जाएगा। अगर थोड़ा भी कॉन्सेप्ट कमजोर रह गया, याद नहीं रहा, तो गलत आंसर मार दोगे। तो फिर पढ़ा लिखा के भेजेंगे
अब वहां जाके गलती कर दोगे तो कैसे होगा, समझ रहा है? तो ये सबको थोड़ा सा ध्यान में रखो। देखो प्रतिबिंब का तो हो गया, समतल दर्पण से प्रतिबिंब बना दिए, उसका गुण लिखवा दिए कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है बराबर आकार का, काल्पनिक, सीधा, ठीक है, पार्श्व उसका बदलता है, दाएं का बाएं, बाएं का दाएं, समतल दर्पण का बात हुआ। अवतल दर्पण में क्या सीखे कि अवतल दर्पण में मात्र एक प्रतिबिंब ही काल्पनिक बनेगा, मात्र एक, और उसका पोजीशन क्या होगा, जब वो फोकस और पोल के बीच में रहेगा, जब वो फोकस और पोल के, तब आपका प्रतिबिंब सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और बड़ा बनेगा। ये है ना, इससे सवाल बहुत बार पूछा गया, ये वाला पोजीशन से, जिससे बोलता है क्या, क्वेश्चन ऐसे करके पूछेगा कि हजामती दर्पण में किसका प्रयोग करते हैं। हजामती, हजामती का मतलब दाढ़ी बनाने वाला, शेविंग करते हैं ना हम लोग, तो हजामती दर्पण अगर हमको यूज करना है, हमको दाढ़ी बनाना है, तो सामने कौन सा दर्पण चाहिए, समतल चाहिए, उत्तल चाहिए, अवतल चाहिए, कौन चाहिए, समतल दर्पण चाहिए। देखिए हजामती दर्पण का बात किया गया है, किसका बात किया गया, हजामती दर्पण, जिसको सेविंग मिरर कहते हैं, क्या कहते हैं, सेविंग मिरर, या इसी सवाल को बोलेगा कि मेकअप मिरर के नाम से किसको जाना जाता है, मेकअप मिरर। जैसे हम लोग करते हैं सेविंग, लड़की लोग करती है मेकअप, करती है ना, पेंट लगाता मुंह पे, तो कौन सा दर्पण का बताओ यूज करना चाहिए, पेंट करते समय मुंह को, या हजामती दर्पण के दाढ़ी बनाने के लिए? तो आंसर आ रहा है समतल दर्पण। कौन सा आंसर आ रहा है, समतल दर्पण, जो कि बिल्कुल गलत है, तो ध्यान रखिए इधर। अच्छा एक बात बताओ, हजामती दर्पण हमको बना लेना है, यूज करना है, प्रयोग करना है, तो हजामती दर्पण से हम क्या करेंगे, दाढ़ी बनाएंगे। अब दाढ़ी बनाएंगे तो हमको क्या होना चाहिए, मतलब चेहरा जो दिखना चाहिए दर्पण में कैसा दिखना चाहिए, बराबर आकार का, छोटा कि बड़ा? बड़ा दिखेगा तो दिक्कत है, दिक्कत नहीं ना है, छोटा दिखेगा तो दिक्कत है, बड़ा दिखेगा रहेगा तो दिक्कत नहीं ना है। देखो बड़ा रहेगा तो जब सेविंग आदमी करेगा तो कहाँ पे सेव हुआ है, अब कहाँ पे सेव हुआ छूट गया है, पूरा सेविंग कर दिया, एक जगह पे बाल छोड़ दिया, तो आदमी देखने में खराब लगेगा ना, है? तो जब भी हजामती दर्पण का हम प्रयोग करेंगे तो ऐसा दर्पण हमारे पास होना चाहिए जिसमें हमारा जो चेहरा का आकार है थोड़ा बड़ा दिखे। अब बड़ा दिखेगा तो जो ठाकुर होगा, नाई होगा, उसको सेविंग करना आसान होगा। नहीं, जो मेकअप करवाने गई है लड़की, मान लो कि उसको शादी है, लड़की है करिया और उसको बनाना है गोड़, ठीक, तो उसको पेंट करके बनाएगा ना। अब मान लो कि समतल दर्पण का प्रयोग किया, तो समतल दर्पण में बराबरी आकार का दिख रहा है, इसमें चांस बन रहा है कि कहीं पे पेंट छूट सकता है। जैसे कभी कभी दाढ़ी बाल हम लोग बनाते हैं तो छोड़ नहीं देता है, दो चार को बाल इधर उधर छूट नहीं जाता है, तो क्या ये छूटना चाहिए था? तो आदमी परफेक्ट काम नहीं ना किया, परफेक्ट काम का मतलब परफेक्ट काम होना चाहिए। अब बताइए कि पेंट मुंह में कर रहा है, अब बढ़िया से नहीं देखा, अब पेंट छूट गया, तो पकड़ा ना जाएगा जी कि लड़की करिया है, दिखाने ले गया था कि गोर है। तो उसमें चेहरा अगर बड़ा रहता, अगर कोई दर्पण है और दर्पण में अगर चेहरा बड़ा दिखता तो उसमें क्लियर दिख जाता कि यहाँ पे पेंट छूट गया है, बताओ होता कि नहीं होता? तो थोड़ा कॉमन सेंस भी का भी यूज है। जब आप परीक्षा देने जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, तो उसमें दिमागी क्षमता का भी यूज किया जाएगा कि लड़का का दिमाग चलता है कि नहीं चलता है। अब बताओ कौन सा दर्पण का प्रयोग करना चाहिए हमको हजामती में? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में को हजामती दर्पण के रूप में हम प्रयोग करेंगे तो पूछेगा कि बताओ हमारा चेहरा कहां पे होना चाहिए, चेहरा को कहां पे रखेगा? अरे मिरर के सामने तो हर रहेगा, मिरर के पीछे कौन जाएगा, रहेगा तो मिरर के सामने। कहां पर? अवतल दर्पण में एक जगह पर रखते हैं कि 6 जगह? 6 जगह ना, तो 6 जगह में कहां पर रखना चाहिए? सोचो सोचो। अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे हजामती में, एक आंसर तुमको पता चला। क्यों समतल का नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि समतल दर्पण में चेहरा का आकार बराबर रहेगा, और जब हमको सेविंग करना है, मेकअप करवाना है, तो चेहरा हमारा थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए। अब बड़ा किस में दिख सकता है? अवतल दर्पण में दिखेगा। किस में दिख सकता है? अवतल में दिख सकता है, क्योंकि दर्पण तो तीन गो है, समतल, उत्तल, अवतल।
हाँ, फोकस और पोल के बीच में। बताओ समतल में बड़ा बनेगा? समतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा? खत्म हो गया। उत्तल में कभी बड़ा बनता है? खत्म हो गया। उत्तल में तो हमेशा छोटा बनता है। तब बचा कौन? तो हजामती दर्पण में हमको बड़ा चेहरा चाहिए, तब बड़ा तो यही बना सकता है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? अब बात रह गया कि चेहरा कहां पे रखेंगे। तब पोल और फोकस के बीच में, क्योंकि चेहरा, अगर हम सामने बैठे चेयर पे और सामने दर्पण है, तब मेरा चेहरा जैसे हम बैठे हैं वैसे दिखना चाहिए। अब मान लो कि हम ऐसे बैठे हैं, चेहरा मेरा नीचे की तरफ उल्टा बन गया, देखना चाह रहे थे मुंह, दिख रहा पैर, तो भी काम करने में दिक्कत होगा। तो बताओ कौन सा पोजीशन मिला? फोकस और पोल के बीच में। जब फोकस और पोल के बीच में अपना चेहरा को रखेंगे हम, तो मेरा चेहरा सीधा दिखेगा, अब बड़ा दिखेगा। कैसा दिखेगा? सीधा और बड़ा दिखेगा। क्या क्लियर हुआ कि कोई दिक्कत? देखो आगे सुनो, कुछ फार्मूला है छोटा छोटा, जिसपे तो हमको मतलब 2-2 लाइन 3-3 लाइन का सवाल देगा, जो कि बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। फार्मूला समझना। चाहे दर्पण ये वाला हो, ये कौन सा दर्पण? नाम बोलिए। अवतल। ये कौन सा दर्पण? उत्तल। ठीक है। इस बिंदु का नाम, इस बिंदु का नाम, इस बिंदु का नाम, इस बिंदु का नाम फोकस। यहां पे भी यहां पे होता है ना। इस दूरी का नाम क्या है? इस दूरी का नाम क्या है? जल्दी बोलिए। इस दूरी का नाम क्या है? ये भी एफ है, ये भी एफ है। फोकस दूरी। ध्रुव से फोकस के बीच का दूरी फोकस दूरी है। ध्रुव से केंद्र का बीच का दूरी वक्रता त्रिज्या। क्या ये दोनों में एक संबंध है। ये दोनों में एक, जो वक्रता त्रिज्या है ना, ये फोकस दूरी के दुगना होता है। जो वक्रता त्रिज्या आर है, ये फोकस दूरी के दुगना होता है। जैसे देखो ये दूरी क्या है? त्रिज्या। ये दूरी क्या है? फोकस दूरी। तो बताओ ये इसका आधा है कि नहीं है? आधा है। ठीक है। फोकस दूरी, कोई पूछे वक्रता त्रिज्या के आधा होगा, त्रिज्या फोकस के दुगना, फोकस त्रिज्या के आधा। समझ में आया? देखो वक्रता त्रिज्या आर है, क्या बोले कि फोकस के दुगना है, तब फोकस दूरी लिखो और 2 से गुना कर दो, हो गया। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगना दिख रहा है, अगर हम बोले फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के, तो आधा हो जाएगा। समझ में आ गया? ये पहला फॉर्मूला है, जो संबंध है, बहुत बेसिक बात है, बहुत ही साधारण सा बात है, जो कि हम जानते भी है। ठीक है। फोकस दूरी त्रिज्या के आधा, त्रिज्या फोकस के दुगना। दोनों बतवा एक क्या लिखल है? ये 2 को इपट लिया तो f बराबर r/2 ना आ गया। समझ में आ रहा है? अब सुनो, हम बोले कि बताइए फोकस दूरी ऋणात्मक है कि धनात्मक? पक्का सब कोई? हाँ, क्योंकि वस्तु हमेशा किधर रहेगा? बाएं साइड। तब प्रकाश तो ऐसे निकलेगा ना। तो बताओ क्या प्रकाश के दिशा में दूरी नाप रहे हो कि विपरीत? तब विपरीत मिलाएंगे, नापेंगे तो कैसा रहेगा? ऋणात्मक। कैसा रहेगा? अब वो छोटा छोटा सवाल देगा कि किसी अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। सुनना ध्यान से। किसी अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? बोला फोकस दूरी बताओ, और ऑप्शन देखो कैसे देगा। 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर होगा? -10। समझ में आया? क्योंकि पहले बोल दिए कि अवतल दर्पण का, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितना है? तब बोला कि इसका फोकस दूरी बताइए। ऑप्शन में दिख रहा है प्लस और माइनस। ऑप्शन में क्या दिख रहा है? तो मेरा दिमाग काम करना चाहिए।
कि प्लस माइनस अगर बोल रहा है तो हमको देखना पड़ेगा कि दर्पण कौन सा है ना। तो दर्पण कौन सा था? अवतल। तो अवतल का फोकस दूरी कैसा होगा? ऋणात्मक। तो आंसर कौन हो जाएगा? -10। अगर यही बात हम इसके लिए करें, उत्तल दर्पण के लिए, तो चीज बदल जाएगा। कैसे? ये वाला दूरी का नाम फोकस दूरी, ये वाला दूरी का नाम वक्रता त्रिज्या। तो संबंध तो वही है, a बराबर r/2। अगर हम बोले कि उत्तल दर्पण का, कौन सा दर्पण का? उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितना है, तो बताइए इसका फोकस दूरी कितना होगा? तो केवल 10 आंसर होगा, क्योंकि इसमें देखो वस्तु कहां रखना है? बाएं तरफ। तो प्रकाश तो ऐसे आएगा। अब आप देखो प्रकाश के दिशा में जा रहे हो कि विपरीत दिशा में जा रहे हैं? जाना कहां से होता है? जाना होता है बाएं साइड। जाना कहां से होता है, मतलब कहां से दूरी नापते हैं? पोल से। दूरी हमेशा कहां से नापेगा? पोल से। इसके अलावा कहीं से नहीं। दूरी हमेशा कहां से नापना? पोल से। आपतित किरण की दिशा में जाएंगे, पोल से होके जाएंगे। कहां जाएंगे? क्योंकि दूरी तो यहीं से नापेंगे। तो अगर आपतित किरण की दिशा में जा रहे हो, दूरी कोई भी नाप रहे हो, तो धनात्मक। कैसा दूरी होगा? धनात्मक। तो अगर हम उत्तल दर्पण का बात करें तो कौन सा आंसर? +10। अगर अवतल दर्पण का बात करें तो कौन सा आंसर? -10। क्या समझ आया कि कोई दिक्कत है? ठीक। तो देखो, लिखो तो आप लिखिए, गोलीय दर्पण से संबंधित गोलीय दर्पण से संबंधित फॉर्मूला। गोलीय दर्पण से संबंधित फॉर्मूला। गोलीय दर्पण से संबंधित फॉर्मूला। तो जो कुछ भी पढ़ा के भेजा जाए, अगला क्लास में आए या पूछे, एकदम फटाफट आंसर आना चाहिए, तब ना लगेगा कि हाँ तू मेहनत कर रहा है। तो फिर बाद में ये भी कहेगा जाके, गए तो वहां पढ़ने, बढ़िया पढ़ाई नहीं हुआ। फिर बाद में हम मेरे बारे में भी तुम यही कहेगा। तो इससे बढ़िया क्या है कि मौका मिला थोड़ा मेहनत करके पढ़ लेते हैं। लिखो, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला। पहला नंबर लिखो, F बराबर r/2। F कैसा लिखेगा? बड़ा कि छोटा? छोटा। बड़ा F से क्या होता है? फोर्स होता है। हम पढ़ रहे प्रकाश तक आता, बड़ा F से फोर्स होता है। यही इसी को बोले मेंटल एबिलिटी। कहां पे दिमाग कहां पे काम करना चाहिए, इसी को बोलते हैं मानसिक क्षमता। लिख लीजिए, F बराबर r/2। F क्या है? फोकस दूरी है। फोकस और फोकस दूरी में अंतर क्या है? हाँ, ये अंतर है। तो फोकस देख लो, सोच देखो, अभी पढ़ा रहे हैं, अभी ये हल है। अभी बताओ, सिलेबस कभी शुरू हुए किए हम, अभी पूरा पढ़ा देंगे तब सोचो दिमाग कहां चल जाएगा तुम्हारा। देखिए, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र देखो, दर्पण कौन सा है? समतल और गोलीय। गोलीय में 2 गो, उत्तल और। तो जो दर्पण सूत्र बता रहे हैं, ये बता रहे हैं गोलीय दर्पण के लिए। किसके लिए बता रहे हैं? दर्पण सूत्र आप जानते होंगे क्या होता है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये नहीं होता दर्पण सूत्र? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/। हाँ, जहां पे f
फोकस दूरी, यू वस्तु दूरी, वस्तु का दूरी, अभी प्रतिबिंब का दूरी। आपको लिखवाया हुआ है कि किससे किसको लिखते हैं चीनी परिपाटी में, एफ यू वी एच आई एच ओ एम सब लिखा हुआ है। अगर तुमको याद नहीं है इसका मतलब तुम पढ़ा नहीं है, समझ रहा बात। तो एफ क्या है, तो ये दूसरा फॉर्मूला है। अरे किसके लिए लगाना है, कौन सा दर्पण, बोलिए, उत्तल और अवतल, उत्तल और अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। लिखिए इसको, तीसरा फॉर्मूला में आएगा आवर्धन। क्या आएगा, आवर्धन। आवर्धन का नाम सुने हैं, इसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। आवर्धन, इसी का नाम क्या है, मैग्निफिकेशन। देखो सब कुछ यही बता रहे हैं। आवर्धन को लिखा जाएगा स्मॉल एम से। किससे लिखा जाएगा, ये परिभाषा इसका क्या कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन करते हैं। कोई मुश्किल है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन करते हैं। इसको लिखते हैं कौन चीज से, एम से। किससे लिखते हैं, एम से। कोई पूछे आवर्धन का मात्रक क्या होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि क्या है, वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये क्या है, वस्तु की ऊंचाई। तो दोनों ऊंचाई है ना हुआ, ऊंचाई लंबाई को कौन सी में नापते हैं, मीटर में। तो ऊपर भी मीटर नीचे भी, कट गया कुछ बचा। तो आवर्धन का कोई मात्रक होगा, कोई भी मात्रक। ये क्या बताता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात। जैसे हम ये दोनों का अनुपात लिख दिए कि 2 है, कितना है, इसका क्या मतलब हुआ, ये दोनों का अनुपात अगर 2 हम लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ। हाँ, आवर्धन तो 2 है, मतलब इसका क्या निकला, प्रतिबिंब वस्तु से दुगना बड़ा है। ये 2 कब आएगा, जब ऊपरे वाला बड़ा कि नीचे वाला बड़ा। इसका मान 2 कब आएगा, जब ऊपर वाला बड़ा कि नीचे वाला बड़ा, ऊपर वाला बड़ा। तो ऊपर वाला बड़ा रहेगा तो प्रतिबिंब बड़ा हो गया ना। अगर ऊपर कौन है, एच आई, एच आई माने प्रतिबिंब का ऊंचाई, तो बड़ा होगा। अब 2 है मतलब दुगना बड़ा होगा। जैसे एग्जाम्पल, हाँ 4/, तो कितना आया, आया ना। देखो प्रतिबिंब वस्तु से दुगना है कि नहीं है, 6/, 12/6, 12/6, हाँ 6/3, बहुत सारा आंसर आ सकता है। लेकिन सब में क्या दिख रहा है कि प्रतिबिंब वस्तु से दुगना, प्रतिबिंब वस्तु से दुगना। अगर हम लिख दें कि आवर्धन का मान 1/2 है, मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज छोटा हो गया। बताओ इसका मान 1 से कम गया ना। बताओ इसका मान, एम का मान है, एम का मान 1 से कम कब आएगा, जब ऊपरे वाला बड़ा कि नीचे वाला, नीचे वाला बड़ा। जैसे 2/4, देख लो कौन बड़ा है, नीचे है कौन, वस्तु का ऊंचाई। तो वस्तु का ऊंचाई ज्यादा है ना, तो 2 दूना कितना है, 1/2। तो अगर आवर्धन, यहां से कुछ निकल रहा है जो तुमको दिखाना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, क्या निकल रहा है, देखो लिखते हैं इधर। आवर्धन क्या है, समझ में आया। आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अगर ये दर्पण में फॉर्मूला लगेगा ना, किसमें लगेगा, तो इसका एक फॉर्मूला और आता है, उसका सिद्धिकरण आप पढ़े होंगे, अभी हमको सिद्ध करने से कोई मतलब
नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला से याद रखना है। इसका एक और फॉर्मूला होता है माइनस भी बटा यू। क्या होता है? एम को, आवर्धन को एच आई बटा एच ओ लिखो या माइनस भी बटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये दर्पण के लिए है। किसके लिए है? दर्पण के लिए है। बताओ भी क्या है? भी ऊंचाई है। ऊंचाई एन ना लिखा है जी। दूरी प्रतिबिंब की, आयु वस्तु की दूरी। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला होता है। अब यहां से देखो कोई इंपॉर्टेंट चीज क्या है। 5 को बिंदु है, पहला में क्या आएगा कि आवर्धन पॉजिटिव आया। कैसा आया? तो इसका मतलब होगा प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। इसका मतलब क्या हुआ? प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। आवर्धन अगर ऋणात्मक आया है तो इसका मतलब क्या होगा? प्रतिबिंब वास्तविक होगा। अगर आवर्धन 1 के बराबर है तो इसका मतलब होगा एच आई एच ओ के बराबर होगा, तभी ना कटेगा तो 1 आएगा। तीसरा, चौथा, आवर्धन 1 से बड़ा है, इसका मतलब है प्रतिबिंब का ऊंचाई वस्तु से बड़ा है, तभी ना बड़ा आएगा। और पचमा, लेस देन 1, ये ग्रेटर देन है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब छोटा हो गया वस्तु से। ये 5 गो पॉइंट दिमाग से निकलना नहीं चाहिए। समझ रहा बात को? फॉर्मूला के नाम पे क्या गो? 3 गो। एफ बराबर आर बाई 2, एफ बराबर आर बाई 2। दूसरा दर्पण सूत्र 1 बाई एफ बराबर 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। और तीसरा आवर्धन। तीसरा कौन है? आवर्धन है। क्या समझ में आ रहा है बात? देखो दर्पण सूत्र भी लिखल है और आवर्धन भी लिखल है। यही 3 गो फॉर्मूला से सब सवाल बन जाएगा। जितना भी न्यूमेरिकल आएगा ना दर्पण से संबंधित, ये मात्र 3 गो फॉर्मूला से बन जाएगा। बशर्ते तुमको क्या पता होना चाहिए, और ये 3 गो फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, साथ में गोलीय दर्पण से के गो प्रतिबिंब बनता है? 8। गोलीय दर्पण से कितना प्रतिबिंब बनता है? ये 8 प्रतिबिंब का बिल्कुल सही जानकारी दिमाग में होना चाहिए। दूसरा चीज, पहला प्रतिबिंब पता होना चाहिए 8। दूसरा चिन्ह परिपाटी, कि कहां माइनस कहां प्लस, ये पता होना चाहिए। दूसरा चीज। तीसरा चीज फॉर्मूला, तो फॉर्मूला के नाम पे क्या गो फॉर्मूला? 3 गो। और चौथा चीज कि आवर्धन के बारे में जो पॉइंट लिखवाए हैं 5 गो, ये 5 पॉइंट का समझ होना चाहिए कि आवर्धन, जैसे मान लो एग्जाम्पल सब समझाते हैं इसका, कुल मिला के क्या क्या दिमाग में होना चाहिए, समझ में आया ना? देखो इधर हम बोले कि आवर्धन +2 है। कितना है? आवर्धन +2 है। आवर्धन का मान किसी सवाल में दिया गया है या तुम्हारा आंसर आया है, कितना आया? तो बताओ प्रतिबिंब कैसा है? हाँ देखो, दिख रहा है ना? प्रतिबिंब के बारे में दर्पण में, कौन सा दर्पण में, कभी भी अगर प्रतिबिंब के बारे में कुछ भी पूछा गया तो तुम किसके पास पहुंचो? आवर्धन तुमको सब बताएगा प्रतिबिंब के बारे में। आप बोले ना कि प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक। कैसे बोले? क्योंकि अभी आपको बताया कि आवर्धन धनात्मक पॉजिटिव रहेगा तो प्रतिबिंब, तो प्लस के बारे में तो पता चल गया। अब इसका मान कितना है तो बताओ, 2 1 से बड़ा है कि छोटा है? 1 से बड़ा है। तो देखो आवर्धन 1 से बड़ा दिख रहा है, आवर्धन 1 से, अगर आवर्धन 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा है। याद रखने का तरीका क्या है? देखो आवर्धन का मान जैसे होगा उसके हिसाब से बोलना। आवर्धन 1 के बराबर प्रतिबिंब बराबर, आवर्धन 1 से बड़ा प्रतिबिंब बड़ा, आवर्धन 1 से छोटा प्रतिबिंब छोटा। नहीं याद हो गया? आवर्धन 1 के बराबर प्रतिबिंब बराबर
किसके बराबर? वस्तु का। अगर आवर्धन एक से बड़ा, प्रतिबिंब बड़ा। अगर आवर्धन एक से छोटा, प्रतिबिंब छोटा। सिंपल सिंपल बात है ना। आवर्धन धनात्मक, आवर्धन ऋणात्मक, सब तुमको हम अभी याद करवा दे रहे हैं। तुम्हारा काम क्या है? बस ईमानदारी से जाके घर पे तुम थोड़ा मेहनत कर लो, जो पढ़ा रहे उसको दोबारा देख लो, उस चीजों को दोबारा अपने हाथ से लिख लो। 10 को सवाल कराएंगे, सवाल को बनाना, काम हो गया। ठीक है, तो देखिए प्लस क्या बताया, आई दू क्या बताएगा? कोई पूछे कि एच आई कितना होगा? 2 गुना। प्रतिबिंब का ऊंचाई वस्तु से 2 गुना होगा, क्योंकि आवर्धन 2 है। आवर्धन जितना उतना गुना। आवर्धन 2 गुना, आवर्धन 3 गुना, आवर्धन 4 गुना, आवर्धन 10 गुना। कोई दिक्कत? आवर्धन 1/2 तो आधा, मतलब प्रतिबिंब आधा छोटा हो गया, क्योंकि 1 से कम है 1/2। नहीं, 1/2 1 से बड़ा है कि 1 छोटा है? छोटा है ना। नींद आ रहा है? बराती में था रात में क्या? तो नींद का आ रहा है? रात में ड्यूटी करता है क्या? नाइट ड्यूटी? बोलो जल्दी। ना करता है? करो भी मत, क्योंकि जब करना पड़ेगा तो बड़ी दिक्कत होगा। चलो लिखो इसको। अगर किसी घड़ी में 3:45 बज रहा है तो समतल दर्पण में कितना बजेगा? इसका एगो ट्रिक है कि जितना घड़ी में बचेगा ना 12 में से घटा देना। समझ गया? आंसर है। जैसे घड़ी में कितना बज रहा था? 3 बज रहा था पहले। एक और क्वेश्चन मान लो कि 3 बज रहा था, तो पूछे दर्पण में कितना बजेगा? तो 12 में से 3 गया, कितना बज गया? आंसर हो गया। अब इसी पे बैठाओ, घड़ी में कितना बज रहा है? 3:45। दर्पण में कितना बजेगा? तो 12 में से घटाओ, ऐसे घटेगा। 10 में से 5 गया, 5। अच्छा, ये 12 को हम क्या लिख सकते हैं? ये 12 को हम क्या लिख सकते हैं? हाँ, 12 को हम लिख सकते हैं 11:60। 11:60 लिखो चाहे 12 लिखो, बतवा एक क्या ना हुआ जी? तो घटाने का तरीका नहीं, घटाने में गड़बड़ा जाओ। 60 मिनट होता है, तो 10 में से 5 गया, 5। कितना बचा? 5। 5 में से 4 गया, 1। यहाँ पे कितना बच गया? 10 में से 5 गया, 5। तब 5 में से 4 गया, 1। तो इधर 11 है ना, 11 में से 3 गया। मान लो गलती से अभी सब सवाल आ जाए तो छूटना चाहिए, दिमाग में बैठ गया कि दर्पण में घड़ी में बज रहा 12, घड़ी में बज रहा 5, घड़ी में बज रहा 7, दर्पण में कितना बजेगा? 12 में से घटा दे, आंसर डायरेक्ट। क्लियर है? तो दर्पण का सवाल अब हम लोग करेंगे। कुछ सवाल तुमको हम ऑब्जेक्टिव दिखाते हैं, जवाब देना। तो ये दूसरा आ जा रहा है।
दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, दूसरा। जो जो क्वेश्चन बोलेंगे वो पढ़ते जाइएगा, फिर एक बार ऐसा आएगा कि सब क्वेश्चन कराएंगे, ठीक। पहले दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, बोर्ड पे दिख रहा ना। दो 2022 का सवाल है, एकदम इस साल का, ताजा ताजा। बोलिए जल्दी, कौन सा आंसर होगा? एक व्यक्ति को दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाना दर्पण होना चाहिए, कौन सा? सी। अभी अभी बात की थी, तो कौन सा आंसर हुआ? अब अगला साल मान लो पूछ ले 2023 में कि एक व्यक्ति को दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें उसका चेहरा कहां पे होना चाहिए? फोकस और पोल के बीच में। समझ गए सवाल कैसे बन रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़िए। यदि एक 10 सेंटीमीटर फोकस लंबाई वाले अवतल दर्पण को पानी में डुबाया जाता है, जब इसकी फोकस, तब, यहां पे जब नहीं तब इसकी फोकस लंबाई, जल्दी बोलिए, यही ताजा सवाल है पॉलिटेक्निक 2022। यदि किसी 10 सेंटीमीटर फोकस लंबाई का अवतल दर्पण को पानी में डुबा दें तो उसका फोकस लंबाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन क्या है? अपरिवर्तित रहेगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। क्या लगता है आपको? जो भी आपको लगता है बताइएगा। कुछ नहीं लगता आपको? घट जाएगी। इसका सही आंसर है अपरिवर्तित रहेगी। सही आंसर क्या है? अपरिवर्तित रहेगी। तो कि ऐसा तो आप कुछ बताए ही नहीं थे सर, है ना बात? हम ऐसा कुछ बताए थे कि इसका फोकस लंबाई कहते किसको? बोलिए जल्दी। क्या हम ये पढ़े थे कि दर्पण का फोकस किसको कहते हैं? ये है अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। कोई पूछे कि बताओ फोकस किसको कहते हैं? फोकसे के बारे में पूछा गया है, फोकस लंबाई। तो पहले फोकस के बारे में सोचो, क्या तुम पढ़े हो? बताओ फोकस के बारे में क्या पढ़े हो? फोकस किसको कहते हैं? मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है उस बिंदु का नाम क्या होता है? ये नहीं बताए थे? बताओ, ये बताया गया था ये चीज बताया था ना आपको? तो अगर ये बता है आपको तो इसका आंसर आपको मिलना चाहिए था। अगर आपको नहीं मिला है इसका आंसर, इसका मतलब क्या है कि आप गहराई में उतर के नहीं सोचे। अब बताओ, ये दर्पण को सोचो कि दर्पण है, इसको हम पानी में डुबा दिए। कहां डुबा दिए? पानी में डुबा दिए। इसका मुख्य अक्ष रहेगा। अब यहां से प्रकाश को आपतित कराएंगे तो ये बताओ, जहां पे इसको कटना चाहिए था वही ना कटेगा जी? कि कटने वाला बिंदु बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। समझ में आ रहा बात? तो कौन सा आंसर है? दर्पण का फोकस उसका अपना एक गुण है। दर्पण का फोकस उसका अपना एक, ये बदलता नहीं है। यही सवाल को देखो कैसे पूछ सकता है कि गोलीय दर्पण का फोकस दूरी हमको निकालना है। आपके पास क्या होना चाहिए? वस्तु का दूरी, प्रतिबिंब का दूरी, दोनों और कोई नहीं। दोनों कोई नहीं। क्वेश्चन समझ में आया? आपको फोकस दूरी निकालना है, दर्पण का फोकस दूरी निकालना है। आपके पास कौन होना चाहिए? वस्तु का दूरी, प्रतिबिंब का दूरी, दोनों की कोई नहीं। बोलिए सब लोग। कोई नहीं। तुम कहां से सोचे कि 1/f बराबर 1/u + 1/v होता है? ये सोचे होगे?
कि फोकस दूरी निकालना तो यू और भी दोनों रहेगा तो निकल जाएगा। अरे वो ठीक है निकल जाएगा, लेकिन क्या फोकस दूरी यू और भी पर निर्भर करता है? नहीं ना करता है। तो अगर दर्पण का फोकस दूरी निकालना है तो ना तो यू का जरूरत है ना तो किसी का जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है? तो देख रहे हो सवाल कैसे घूम रहा है। और तुम अच्छे से नहीं पढ़ के जाओगे तुम भी घूम जाओगे, कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बादल है लिखल, बाल लिख दिया है, उसको छोड़ दो, उसको हम पढ़ेंगे अभी। हाँ ये तो बढ़ा दिए थे ना। इसका कितना आंसर आया था? 11 नंबर क्वेश्चन। कैसे किए थे? 360 माइनस थीटा बटा थीटा। तो 360 बटा थीटा कितना कितना बार में कटा? 8 बार में। तो इस सम संख्या है ना, एक घटता था, तो कितना आंसर आया था? 7। दर्पण से सवाल और मिलेगा। देखो 21 पढ़ो, 21 2021 का सवाल है, ज्यादा पुराना नहीं है। 21 पढ़िए 22 पढ़िए, दोनों सवाल है। बताइए। इक्कीस का पहला ऑप्शन सबको लग रहा है? चलिए चेक करते हैं। जब एक वस्तु को अनंतता में रखा जाता है, अनंतता माने अनंत, तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है। कोई भी दर्पण हो, उत्तल हो चाहे अवतल हो, फोकस में बनाएगा, अब बहुत छोटा बनाएगा तो कैसा होगा? बिल्कुल सही आंसर बोल रहे हैं आप। तो कहां से क्वेश्चन पूछा? प्रतिबिंब के। आपको बोले ना कि गोलीय दर्पण से 8 गो प्रतिबिंब बनता है, 8 के बारे में जानकारी पूरा दिमाग में रहना चाहिए कि कहां पे वस्तु रखेंगे, कहां पे बनेगा, कैसा बनेगा, सब कुछ सही है। 22 पढ़ो। बोलिए जल्दी। मुख्य फोकस से देखिए, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण डॉट 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 से होकर गुजरती है। तो अवतल दर्पण आप देख रहे हैं ना, बोला क्या कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, अवतल दर्पण से मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण डॉट 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 से होकर गुजरती है। मतलब अगर कोई प्रकाश लाए तो दर्पण से परावर्तन के बाद समानांतर होना चाहिए। तो आप ये पढ़े थे कि मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश आएगा तो परावर्तन के बाद कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा। ये पढ़े थे, तो इसका उल्टा सोच लीजिए, आंसर है। अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में आएगा तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा। बोलिए, तो फोकस की दिशा में आना चाहिए तभी ना समानांतर जा सकता है। तो क्या बोला था? अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण फोकस से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? तभी ना होगा, फोकस से होकर जाएगा तो समानांतर जाएगा। क्लियर? चलिए 23 नंबर पढ़िए। एक गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है। बोलिए जल्दी। एक
गोला दर्पण, गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है। देखो तो कौन सा दर्पण है? गोलाकार दर्पण है ना, मैंने कोई भी ले सकते हैं, अवतल या उत्तल, अवतल या उत्तल। ये अवतल है, ये क्या बोला कि गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा। तो वक्रता केंद्र अगर देखा जाए तो ये होगा, तो इसके काल्पनिक रेखा बोला है, तो काल्पनिक रेखा तो इसमें गुजरता है ना, ये ध्रुव है। अगर मान लो कि यहां से हम प्रकाश को लाएं इसी के दिशा में, तो टकराने के बाद इसी पे वापस चला जाएगा, केंद्र की दिशा में जो आता है टकरा के उसी पे वापस चला जाता है। दूसरा क्या बोला कि ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, तो ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, तो इसको हम बताओ यही से जाए डॉटेड लाइन मिला दे, जैसे इस पे प्रकाश को ले आए तो ये भी टकरा के इसी पे वापस चला जाएगा। तो देखो ये केंद्र की तरफ आ रहा है, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, केंद्र से काल्पनिक रेखा गुजर गया, ध्रुव से काल्पनिक रेखा गुजर गया, ये दोनों को मिलाने वाली रेखा बोला से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है। ये दोनों से वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है। तो देखो ध्रुव ही है और केंद्र ही है, ये दोनों से गुजरने वाला काल्पनिक रेखा, तो ये दोनों से एक साथ ना, तो दोनों से एक साथ तो यही लाइन जा सकता है, ये वाला तो होगा ही नहीं। समझ रहे बात को? अगर ये दोनों से बात कर रहे हैं हम, तो दोनों से बात कौन वाला करेंगे हम? हमको तो बात इसी का करना पड़ेगा। अगर इसको हम केंद्र मान लें तो प्रकाश को इधर से लाएंगे तो टकरा के वापस आएगा, तो डॉटेड लाइन पीछे जाएगा। बोलो ये वाला डॉटेड लाइन है, तो बोला कि बताओ रेखा क्या होगा? होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है, कौन है? मुख्य फोकस है? मुख्य फोकस है? नहीं, मुख्य फोकस कहाँ है? मुख्य फोकस तो यहां बीच में होता है ना। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से जाती है, जाती हुई प्रतीत होती है, उसको मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये तो नहीं है। क्या मुख्य अक्ष है? हाँ है, ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा ही तो मुख्य अक्ष होता था, तो मुख्य अक्ष नहीं है ना। तो क्या बोला था? गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है, तो काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष है। ये दोनों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष है। क्या फोकस दूरी है? नहीं, ध्रुव और केंद्र है, तब फोकस दूरी कैसे होगा? वक्रता त्रिज्या बोलते तो सोच सकते थे कि ध्रुव और सेंटर के बीच का दूरी वक्रता त्रिज्या होता है, फोकस है। ध्रुव और केंद्र के बीच का दूरी वक्रता त्रिज्या होता है, तो इसको वक्रता त्रिज्या बोल सकते हैं, तो फोकस दूरी होगा। गलत हो गया। ये क्या है? समानांतर किरण। क्या ये समानांतर किरण है? अरे तो इसी पे है, ये है। एक से ज्यादा रहेगा तो समानांतर बोलेंगे। तो कौन सा आंसर मिला? मुख्य अक्ष। क्लियर हो रहा है? तो इससे तुमको अंदाजा भी लगना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं और जो क्वेश्चन आ रहा है, क्या जो पढ़ा है वो सब सवाल है कि नहीं है? क्या एको सवाल जो हम तुमको अभी दर्पण का सवाल करा रहे हैं, क्या ये सब के बारे में बात नहीं किए? किए ना? तो दिमाग काम करेगा तभी ना सवाल बनेगा। ये बता दिए थे ना 35 होगा। चलो इसको बताओ 26। निम्नलिखित में कौन सा दर्पण एक दिए हुए बिंदु पर प्रकाश को केंद्रित करने के प्रयोग में लिया जाता है? कौन सा दर्पण का प्रयोग प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए किया जाएगा? बोलिए। उत्तल दर्पण। कौन रहता है? गाड़ी के हेडलाइट में कौन दर्पण रहता है? याद नहीं है, सोचो ना, देखो ना कि गाड़ी का हेडलाइट कैसा रहता है। याद करने का चीज है कि देख के याद करने का चीज है वो।
गाड़ी की हेडलाइट हो या टॉर्च हो, उसमें से कटोरी जैसा बना रहता है, और यहां पे रहता है बॉल लगल रहता है, ये बॉलवा से प्रकाश निकलता है और समानांतर निकल जाता है, फिर टॉर्च से प्रकाश समानांतर निकलता है ना। क्या समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर कौन होगा? उत्तल नहीं होगा रे, अवतल होगा। ये उत्तल बनाए थे, ये अवतल दर्पण है, ये ऐसे है, इधर से प्रकाश नहीं निकलेगा, यहाँ दर्पण है, यहाँ पे बल्ब है, यहाँ से प्रकाश निकला टकरा के समानांतर जाएगा। कैसे जाएगा? समानांतर जाएगा। तुमको क्या बोला था? निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण एक दिए हुए बिंदु पर प्रकाश को केंद्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? आप देखो दर्पण है ना, कौन सा है? ये उत्तल है। तो अभी उतले उतले भुलाल रहो, एमए पास कर जाना, तब उत्तल अवतल को समझ में आएगा। सिखाए थे ना रे, उठा हुआ तो उत्तल, धंसा हुआ तो अवतल। ये उठा हुआ है, देखो इधर, इधर देखो, इधर इधर। प्रकाश को एक बिंदु पे केंद्रित करवाना है, हम मुख्य के समानांतर प्रकाश को ला रहे हैं, बताओ टकराने के बाद केंद्रित हो रहा है कि नहीं? एक बिंदु पर, बाकी किसी में नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो कौन सा आंसर होगा? अवतल। चलो तुमको अब ज्यादा हो गया, अब कल आओ, आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है? कल पढ़ के आइएगा। आज जो बोले हैं ना, आज से जाके लागू करो।